पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की खुसूसी ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुश आमदीद। मैं हूं मरियम खान और मैं हूं नजमुल साकिब। क्लियरमैन प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट एम्पावर्ड बाय सनसन। PSL 10 के सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। गुज़िश्ता रोज इवेंट के दूसरे मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त देकर फातिहाना आगाज किया, जबकि इवेंट के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इवेंट के दूसरे मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए कप्तान सऊद शकील और फिन एलन की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बनाए हैं। जवाब में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम समेत 5 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। इब्तिदा से लड़खड़ाती पेशावर ज़ल्मी 15 ओवर्स में बमुश्किल 136 रन बनाकर ढेर हो गई थी। या डेफिनेटली। और अगर हम उसके बाद की सिचुएशन की बात करें तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बॉलर इब्रार अहमद ने 4 जबकि मोहम्मद आमिर ने और उस्मान ने 2-2 विकेटें ली थी। और दूसरी जानिब इवेंट के तीसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 234 रन स्कोर किए और सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जारहाना बैटिंग करते हुए 5 चौकों और 5 छक्कों और 9 चौकों की मदद से शानदार सेंचुरी स्कोर की। उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी निस्फ सेंचुरी ना बना सका और जवाब में जेम्स विंस ने 4 छक्कों और 14 चौकों की मदद से सेंचुरी, जबकि खुशदिल शाह ने 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 60 रन स्कोर करके टीम को फतहयाब करने में अपना हिस्सा डाला। इवेंट का चौथा मैच आज क्वेटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के माबैन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी पर तबसरा और तज्जिया करते हैं। हमारे साथ 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद होते हैं। वी हैव विद अस जनाब यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। और आज हमारे साथ हमारी बाईं जानिब जो है यहाँ देखने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट उस्मान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं, स्टूडियो से आगाज़ करते हैं। यासिर भाई, स्टार्टिंग विद क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बैटिंग। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, कल भी हम इसको डिस्कस कर रहे थे और स्टार्ट से उनको बड़ा अच्छा ओपनर्स की अगर हम बात करें तो कप्तान सऊद शकील, अगेन जब हम कराची की और मुल्तान की डिस्कशन में आएंगे तो वहाँ पर भी हमने देखा है कप्तान लीड करते हुए फ्रंट से सामने आ रहे हैं। फिन एलन निफ्स सेंचुरियां बनाई, हसन नवाज 41 और कोसाल मेंडेस 35 और रेली रोसोरो। तो मतलब ओवरऑल टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। पेशावर ज़ल्मी ने जो बैटिंग का फैसला नहीं किया, बॉलिंग का फैसला किया, उसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस होगी या बाद में पेशावर को अंडर प्रेशर आने की वजह से और शुरू की विकेट्स गिरने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, दोनों गेम्स जो हैं बड़ी हाई स्कोरिंग थी, बड़ी हाई इंटेंसिटी भी थी। अगर पहला गेम देखें हम तो रावलपिंडी में जो क्वेटा ग्लेडिएटर ने 200 किया था, तो 200 का अपना एक प्रेशर होता है, ठीक है, चाहे जो भी टीम इसको चेज़ कर रही हो, जहाँ पे भी कर रही हो, जो वेन्यू, जो कंडीशंस हों, ठीक है, जहाँ पे एक विकेट गिरता है तो प्रेशर आता है। लेकिन दूसरे मैच में बड़ा अमेजिंगली, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये जो आपने बात की कि क्वेटा ग्लेडिएटर ने किस तरह डोमिनेट किया। देखें, बाबर आजम इस वक्त ट्रम्प कार्ड है, चाहे वो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, चाहे वो पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे हैं, चाहे वो किसी भी टीम में खेल रहे हैं। तो जैसे ही बाबर आजम की विकेट गिरती है तो बहुत प्रेशर पड़ता है उस टीम पे जहाँ पे बाबर खेल रहे होते हैं, क्योंकि ये बड़ा होने के बहुत से फ़ायदे और बहुत से नुकसान भी हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक तो ये चीज़ है, इस चीज़ को पेशावर ज़ल्मी को देखना पड़ेगा कि इस बॉक्स को वो किस तरह फिल करते हैं, इस बॉक्स को किस तरह टिक करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो उनका जो प्रो हैं कॉलिमोर पेशावर ज़ल्मी की। हाँ जी। अच्छा, टॉम कॉलर की। हाँ, टॉम कैटमोर वो जो है उनकी भी वो फॉर्म मुझे नजर नहीं आई थी। देखिए, हम डिस्कशन में ही थे तो जब वो आउट हो गए थे। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो प्रो होते हैं ना, वो लीड फ्रंट से जब खेलते हैं तो पता चलता है यार प्रो खेल रहा है। अब हम आते हैं दूसरे मैच पे, आप देख लें, ब्रिलियंट 100s पहला रिजवान ने किया, ग्रेट इनिंग आप कह सकते हो। T20 में 100 जो होती है वो ग्रेट इनिंग होती है, आपने बहुत अच्छी इनिंग खेली और एक ऐसा टोटल दिया कि जहाँ पे 1 और 2 विकेटें लेने की ज़रूरत थी, बट वो गेम में वापस नहीं आ सके। उसकी वजह क्या थी? नंबर वन ये कि देखें, डेविड वार्नर इज़ द बेस्ट थिंग हैपन
फॉर कराची। मैं समझता हूँ कि कराची किंग्स के फैंस के लिए और उनकी मैनेजमेंट के लिए इट्स अ ग्रेट न्यूज़ कि ही इज़ अ ग्रेट प्रो। अगर वो ग्राउंड के अंदर करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो वो बाहर जो एनर्जी दे रहे थे डग आउट में, तो दैट वाज अमेजिंग। और जिस तरह के 4 आउट कर दिए, ठीक है, मुल्तान सुल्तान ने, तो कोई भी टीम होती वहाँ से अंडर प्रेशर आ सकती थी, लेकिन जेम्स विंस ने आके अपनी एक जो इनिंग के लिए इनिंग ऑफ हिज लाइफ मैं कह सकता हूँ, उनकी टोटल 7 सेंचुरियाँ, लेकिन ये वाली सेंचुरी उनके लिए स्पेशल होगी। साथ में खुशदिल की जो परफॉर्मेंस थी, जी खुशदिल ने भी सपोर्टिंग हैंड दिया, लेकिन जेम्स विंस ने गेम ही एक तरफ कर दी। और जेम्स विंस के लिए बड़ी यादगार इनिंग इसलिए होगी कि एक ग्रेट प्लेयर जो कि डेविड वार्नर हैं और उनकी क़यादत में उन्होंने ये 100 किया, तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी मोस्ट मेमोरेबल। ठीक है, अच्छा मैं जाता हूँ हसन भाई की तरफ भी, लेकिन उनसे भी एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। लेकिन जब आपसे जिक्र हो रहा है, हम लोग एक चीज़ देखते हैं यासिर भाई, अगर हम लोग टिम सेफर्ट की बात करें, अगर हम लोग डेविड वार्नर की बात कर लें, या जिस तरीके से खेल रहे हैं जेम्स विंस की भी बात कर लें, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो 200 के स्ट्राइक रेट से नीचे चल रहे हैं जितने भी आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये पॉइंट के पहले वाले मैचेस में भी हम सूरत हाल देखें, न्यूजीलैंड के जो खास तौर पर बैटर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 200 प्लस स्ट्राइक रेट जा रहा है, कम रन्स भी स्कोर कर रहे हैं लेकिन 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। मॉडर्न क्रिकेट क्या यही है? और हमारे बॉयज़ अगर वो ज़्यादा भी स्कोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आई डोंट नो अबाउट रिजवान, उनके भी मैं देख के आपको चेक करके बताता हूँ, लेकिन उनका भी स्ट्राइक रेट जो है 166 रहा है। ये क्या है? मॉडर्न डे क्रिकेट हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए प्रिपरेशंस के मेरे ख्याल से इसका मैं कहूँगा कि प्रिपरेशंस का डिफरेंस है। जो उनकी प्रिपरेशंस हैं वो मॉडर्न हो गई हैं, कॉन्टेम्प्रेरी हो गई हैं, हम वही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा कॉन्टेम्प्रेरी करना पड़ेगा, अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, लड़कों को अपनी गेम रेस करनी पड़ेगी। अब आप देखें एज ए प्रो जब आप जहाँ पे भी जाते हैं तो आपका ये काम होता है कि आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। एग्जैक्टली ठीक है, तो उनका एक सबसे पहले उन्होंने अपने ये दिमाग में ये चीज़ बिठाई हुई है कि हम जिस लीग में भी जाएंगे, जिस टीम से भी खेलेंगे, हम उस टीम को नंबर 1 करके देंगे और हम नंबर 1 परफॉर्म करेंगे। तो वो एक एग्जाम्पल बनते हैं, एग्जाम्पल बनने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी गोरे क्रिकेटर है बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं ड्रेसिंग रूम में। हमने ओवर द ईयर्स देखा है, PSL में भी देखा है और बाकी लीग्स में भी देखा है, उनके जो वर्क एथिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं, और मेरे ख्याल से उनसे सीखने की जरूरत है। अच्छा, अभी हम लोग ना ज़ल्मी की तरफ वापस जाते हैं। हसन और उस्मान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, पहले मैं आपसे सवाल करूंगी, जैसे नजम ने भी जिक्र किया कि पिच डिसीजन में भी प्रॉब्लम आ रही है। अब ज़ल्मी का जो मैच था, पहला मैच हो तो बंदा चले कहता है कि अभी अनश्योर है तो बॉलिंग की तरफ फैसला है। पिंडी की पिच का मसला हुआ, ज़ल्मी को ज्यादा जो डिसीजन था बाबर का टॉस जीतकर, क्या वजह थी कि वो सिचुएशन को समझ ही नहीं सकी उनकी टीम के प्लेयर्स? देखिए कोटा की जब बॉलिंग थी वो बड़ी टैलेंट बॉलिंग रही है, और जिस तरह से टैलेंट को एडवांस जब आउट में वहाँ पर उनको आउट किया बैक टू बैक, उसके बाद अब्रार ने बॉलिंग बड़ी ठीक करी, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। अगर सैम अयूब को आप देखें तो सैम अयूब बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने पिच आसन खेलने के लिए, क्योंकि शॉट प्रॉपर लग रहे थे पिच पे। और यही चीज होती है कि आप पहले दूसरे मैचेस हैं अभी टीम कॉम्बिनेशन आपका जो है वो किस तरह से बनना जा रहा है, वो ये इंपॉर्टेंट है। और टॉप ऑर्डर में हमेशा नया बॉल होता है तो थोड़ा सीम स्विंग भी करता है। अर्ली आप जब विकेट थ्रो करते हैं तो आपके पास शॉट सिलेक्शन नहीं होती है, और बैटर तो बॉडी खेलते हैं। लाहौर के अंदर के बैटर्स हमने देखे जो है फकर जमान एक स्ट्राइक रेट करते हैं, वो उस टाइम पिछले मैच में आउट में 140 पे लाहौर की टीम आउट हुई। टॉप ऑर्डर में जब भी थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो वहाँ पर आपको सर्कल थोड़ा सा टाइम पीरियड आता है कि वहाँ पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। बट डेथ में आप देखिए कराची जैसी टीम किस तरह से बैटिंग कर रही है, वहाँ पर कुछ सारे आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। जब वहाँ पर टॉप ऑर्डर अच्छा खेलेगा और मेरिट में शॉट्स खेलेंगे तो शॉट्स अलग रहते हैं, मगर ये हिस्ट्री होती है कि आपको शुरू के 6 ओवर हैंडल करना पड़ता है, आपको एक पार्टनरशिप गेन करनी पड़ती है, जहाँ से एक टीम का जो मोमेंटम होता है फर्स्ट बैटिंग मोड चलता है। और फिर यही है कि बाबर आजम जैसे बैटर्स हैं, उन्होंने 50 बीच में अभी की भी थी और उसके बाद फॉर्म में भी वो आ रहे हैं, मगर डे बाई डे जो है वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं। पहले जिस तरह अच्छी तरह नहीं उनकी बड़ी खराब गई थी जब वो कराची किंग्स से खेले PSL में लास्ट, फिर वो वहाँ पर परफॉर्मर थे मगर फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते। यही चीज है कि टॉप ऑर्डर अगर पिशावर ज़ल्मी का अच्छा खेलेगा तो वो 200-250 रन तो चेस कर रहे हैं और वो भी रहे हैं कराची में। ऑल राइट हसन भाई, अच्छा उस्मान आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी की, अगर हम लोग क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग को इतना क्रेडिट बैटिंग पिच की वजह से या पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग ख़राब थी? क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के अंदर हम लोगों ने देखते हैं सिर्फ 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, और उसमें भी हम लोग देख रहे हैं तो अली रज़ा, जोसेफ और सुफियान मुकीम, इन्होंने एक विकेट ली। क्या बॉलर्स की सिलेक्शन सही नहीं है या बॉलर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, या थी ही बैटिंग पिच जिस पे अच्छा परफॉर्म किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने?
आई थिंक एक तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बैटिंग बहुत अच्छी की। अगर आप उनके आगाज के पावर प्ले के जो पहले 6 ओवर्स थे, अगर आप उसको मुआयना करें उसका, तो उन्होंने उस 6 ओवर्स के अंदर काफी ज्यादा स्कोर लगा दिया था। 70 to 80 रन उस टाइम हो चुके थे और विकेट भी नहीं गिरा था। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो बॉलर जो बॉलिंग कर रही होती है टीम, उसके ऊपर प्रेशर आता है। ऐसी बात नहीं है कि पेशावर ज़ल्मी के पास बॉलिंग लाइनअप अच्छी नहीं है। इन्होंने मोहम्मद अली को पिक किया ड्राफ्ट के अंदर। मुल्तान सुल्तान के ये लीडिंग विकेट टेकर थे PSL 2024 में, लेकिन इस सीजन का जो उनका आगाज था वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसकी एक वजह ये भी थी, शायद कॉन्फिडेंस की कमी इनमें नजर आ रही है, क्योंकि इनका डेब्यू जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ वो भी इतना अच्छा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमिंग कंडीशन के अंदर वहां पर भी हमने देखा कि लाइन एंड लेंथ मिस कर रहे थे, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के बैटर्स ने इनका फायदा उठाया। और फिर क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम में एक बैटर न्यूजीलैंड के भी शामिल है, फिन एनल, और वो मोहम्मद अली की बॉलिंग को अच्छा खासा जानते थे। और जब उन्होंने आगाज किया पेशावर ज़ल्मी की जानिब से अटैक किया, तो उन्होंने मोहम्मद अली को लाइन एंड लेंथ पकड़ ली थी और उनको हिट कर रहे थे, बाउंड्रीज लगा रहे थे, 6 लगा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बॉलर का कमबैक करना मुश्किल होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कप्तानी के ऊपर भी बात करना होगी, क्योंकि आपको वेरिएशन लेके आनी पड़ती है। अगर आप एक ओवर, T20 क्रिकेट इतनी शॉर्ट क्रिकेट है कि अगर एक ओवर बॉलर का अच्छा नहीं किया तो हम देखते हैं कि कप्तान, जो ब्रेव कप्तान होते हैं, वो अगले बॉलर को चेंज कर देते हैं फौरी तौर पर। लेकिन बाबर की ये चीज है कि वो कंसिस्टेंसी शो करते हैं और बॉलर को एक और मौका देते हैं कि चलें, अगर एक ओवर गलत हुआ है तो हो सकता है दूसरे ओवर में वो बेहतर बॉलिंग करें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और उस दूसरे ओवर के अंदर भी स्कोर ज्यादा हो गया। फिर स्पिनर्स ने भी काफी रन लीक किए, जो इमर्जिंग बॉलर है उनकी तरफ से भी उस तरह से विकेट नहीं ली जा सकी। और फिर जो फॉरेन क्रिकेटर है अलजारी जोसेफ, वो भी उस तरह से उम्मीदों पर पूरा है। तो अभी देखना पड़ेगा, अभी पहला गेम है। आई थिंक के वर्कआउट करके दोबारा से अगले मैच के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाई पेशावर की टीम। अच्छा उस्मान, बाबर का आपने कहा कि कैप्टेंसी में उनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल में हमें साइम अयूब का भी जिक्र करना चाहिए कि इतनी बड़ी इंजरी के बाद उनका इतना अच्छा कमबैक था कि इस इंजरी के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस एज अ कमबैक अच्छी रही और एज अ यंग टैलेंट उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप उनकी परफॉर्मेंस का क्या कहेंगे? आई थिंक ब्रिलियंट इनिंग खेली है साइम अयूब ने। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इंजरी का शिकार हुए थे और काफी लंबे अरसे बाद क्रिकेट में वापस आए हैं। और इसके साथ साथ खास अभी आप कुछ देर पहले स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के पास गिने चुने प्लेयर ही हैं जिनके स्ट्राइक रेट अच्छे हैं। उनमें एक साइम अयूब है, दूसरे फखर जमान है और तीसरे मोहम्मद हारिस है, जो कि पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है। ये वो प्लेयर हैं जो कि इंटेंट शो करते हैं और अग्रेसिव खेलते हैं। यही वजह है कि कई दफा ये नाकाम भी हो जाते हैं और फिर लोग इनके ऊपर तनकीद भी करते हैं कि यार ये किस तरह से शॉट्स मारे। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है उसके अंदर आपको अनकन्वेंशनल शॉट्स मारनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल शॉट्स के ऊपर जाएंगे, कन्वेंशनल शॉट्स के ऊपर जाएंगे, तो कई दफा वो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आप उस तरह से स्कोर नहीं कर पाते। यही वजह है कि हमारे जितने भी बैटर्स हैं वो स्ट्राइक रेट उनका कम नजर आता है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं या तो ड्राइव मार दें। अगर मैं रिजवान की बात करूं तो वो ज्यादातर विकेट खेलते हैं और ड्राइव मारने की कोशिश करते हैं और स्वीप मारने की कोशिश करते हैं और कन्वेंशनल शॉट्स नहीं मारते, मॉडर्न डे क्रिकेट की शॉट्स नहीं मारते। तो ये इस चीज को देखना पड़ेगा, तभी हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो ज्यादा इंप्रूव करेगी। ऑल राइट जी, यासिर भाई, वी आर डिस्कसिंग कैप्टेंसी और कैप्टेंसी में साउथ शकील एक क्योंकि अब उन्होंने चेंज करके और जिस तरीके से वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अब लेकर चले हैं, कैसी रही कल? आपने ओवरऑल उनकी बॉलिंग ऑर्डर में देखा, बैटिंग ऑर्डर में देखा, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज कैसा ऑब्जर्व किया? देखिए, क्वेटा ग्लैडिएटर की जो टीम है ना, ओवर द ईयर्स इसी तरह खेल रही है, अच्छा खेल रही है शुरू से लेके अब तक। उसकी एक वजह है, इनकी टीम में एक स्पिरिट है और वो स्पिरिट, क्योंकि मैं खुद खेला हूँ अंडर मोइन भाई जो हैं, ही इज़ ग्रेट फाइटर, ठीक है, वो खुद एक ग्रेट फाइटर है और उनके साथ मैं 3-4 साल डोमेस्टिक भी खेलूँ, पाकिस्तान टीम में भी खेलूँ, वही चीज़ उन्होंने अपनी टीम में इंजेक्ट की है। अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर को देखें, वो शुरू से बड़ी फाइट करके खेलते हैं। फिर सरफराज आए, सरफराज भी इसी किस्म के कैरेक्टर हैं, क्योंकि उनकी भी ग्रूमिंग जो है मोइन भाई के अंडर हुई है, ठीक है, क्वेटा ग्लैडिएटर में भी और कराची में भी, PIA में भी। तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें टीम के मोराल में, टीम की परफॉर्मेंसेस में। आप इस बार देख लीजिएगा कि कराची किंग्स की जो टीम है वो डिफरेंट कराची किंग्स नज़र आएगी आपको। और उसकी वजह डेविड वार्नर का आना है। डेविड वार्नर कैप्टेंसी, इनका जो माइंडसेट है, ऑजी माइंडसेट है, बड़े फाइट करने वाले होते हैं, बड़े वो लड़ने वाले होते हैं
ऑजीज़ को हम जानते हैं, और जो डेविड वार्नर की जो अपनी पर्सनैलिटी और जिस तरह के वो एग्रेसिव प्लेयर हैं और जिस तरह वो एग्रेशन शो करते हैं बैटिंग में, आप देख लें कि वो किस तरह डग आउट में बैठ के कितना चीयर कर रहे थे, और जब जीते हैं तो किस तरह वो एक टीम का, खैर कराची किंग तो जब भी मैच जीती है तो खुशी मनाते ही हैं, बट कल का मुझे थोड़ा सा चेंज नज़र आया, कंसिस्टेंसी मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से इस रिदम को पकड़ लेंगे। बट क्रिकेट में आप कुछ भी कह सकते हैं, ऊपर नीचे होता है, उस वक्त कैरेक्टर का पता चलेगा टीम के कैसे है। बट आई एम श्योर कि जो डेविड वार्नर हैं वो टीम को जेल इन करने में कामयाब होंगे और अपनी जो मजीद जो जीत है उसमें होप सो। हाँ। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करूंगी क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम सिलेक्शन के हवाले से। अभी रिसेंटली उन्होंने ना अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू उमर लोया को ऐड किया है। व्हाट डू यू थिंक कि किसी लोकल प्लेयर को प्रेफर नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में टीम सिलेक्शन में, कि एटलीस्ट क्वेटा का प्लेयर प्रेफर किया जाए? देखिए ये मैं अगेन फिर ये कहूँगा क्योंकि ये बड़ा हाईली कम्पेटिटिव टूर्नामेंट है और इसमें जो कंपटीशन है बहुत हाई लेवल पे खेला जाता है, हाई वोल्टेज पे खेला जाता है। तो ये तो अब फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी है, उनके पास अगर एक ऑप्शन है कि वो किसी बाहर के अच्छे प्लेयर को ले सकते हैं तो डेफिनेटली वो लें। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि अगर आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, अपने प्लेयर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, बट अगर वो रेडी हो तो आप उनको प्रेफरेंस दें, नहीं तो आपको डेफिनेटली आपने मैच जीतने, आपने काफ़ी सारी स्टेक्स हैं इसमें, आपके इसमें इन्वॉल्व हैं और टीम ऑनर्स इस चीज़ को बिल्कुल जो है बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं बिल्कुल लोकल लेवल्स पे एकेडमीज के थ्रू अपने ट्रेन नहीं कर पा रहे। इस पे देखिए ये वाला प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है ना लाहौर कलंदर कर रहा है और हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट। शुरू से वो ये अडॉप्ट किया हुआ कल्चर जो कि अब तो 10 साल मुकम्मल होने वाले हैं। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि बिफोर मूविंग टू कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान गेम, पेशावर ज़ल्मी ने क्या क्या गलतियां की हैं जो उनको बेहतर करनी है अगले मैच में? आई थिंक देखिए टॉप ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने बताया कॉटमोर जो है वो जब आउट हुए, कैलन कॉटमोर वो उन्होंने पिच खेला और कॉटमोर से पहले भी बाबर आजम भी हैं, उससे पहले भी, और बीच में इसके बाद जाएंगे प्लेयर जो है चेंज हुए, जोसेफ को लेके आए हैं उनके पास बॉलिंग में भी, और उसके बाद बॉलिंग स्ट्रेंथ अगर आप उनकी देखें पास में, अगर वहां जैसे बॉलर्स को देखें तो उन्होंने बड़ा किया, फिर कामन इकबाल आई मीन 5 खिलाड़ी हसन भाई 0 पे आउट हो जाना, ये तो पाकिस्तान टीम वाली कारकर्दगी आ रही है सामने। एग्जैक्टली वो ये मैं 5 खिलाड़ी 0 पे आउट हो रहे हैं, रिस्पांसिबिलिटी होती है, प्लेयरों को रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ती है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और रिस्पांसिबिलिटी जब आप T20 में ऐसी बैटिंग पैटर्न उस पे नहीं लेंगे तो वो प्रॉब्लम होगी। फिर हारिस को देखिए आप, कंसिस्टेंट कितने अरसे से खेल रहे हैं, वो उनको मौके मिल रहे हैं टॉप ऑर्डर पे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो शॉर्ट सिलेक्शन अगर आप गोरों की देखें, ओवरसीज प्लेयर्स की और पाकिस्तानियों की देखें तो बड़ा कहीं ना कहीं डिफरेंट नजर आता है। चलें डिफरेंट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो गोरे हैं ठीक है उनकी तरफ से भी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही ना। हम लोग ये भी तो कर रहे हैं कि कैटमोर का भी आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, मिचेल ओवन का आप जिक्र कर लें, तो वो परफॉर्मेंस तो गोरों की तरफ से नहीं आ रही। तो बॉलर आगे अच्छे मैचेस होंगे। अभी देखिए आप जिस तरह से अभी तो मैच शुरुआत है, जिस तरह से कल कराची में मैच जीता है, आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग पैटर्न पिचेस हैं वहाँ पर, जैसी जब गोरे जब फॉरनर प्लेयर्स आते हैं अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं तो ये 100-150 वाले प्लेयर्स होते हैं और लंबी इनिंग्स खेलने में बड़ी महारत रखते हैं। तो मेरे ख्याल में टीम कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा। सैम अयूब तो वापस आए अपनी इंजरी के बाद, तो वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, नो लुक शॉट्स भी खेले, कवर ड्राइव भी खेले उन्होंने, बैकफुट पंच भी शॉट्स खेले। तो मेरे ख्याल में उनके साथ 1-2 पार्टनरशिप और लगेंगी तो ये टीम जो है 3-4 मैचेस में कमबैक करके वापस भी आ सकती है। अच्छा हसन, एक और सवाल मैं आपसे करूंगी कि हमारी अब तमाम जो लीडिंग टीम्स हैं वो अपना पहला मैच खेल चुकी हैं, फर्स्ट परफॉर्मेंसेस दे चुकी हैं। अब आप बताएं कि सब मैचेस को कंपेयर करके कौन सी टीम की कंपैटिबिलिटी, ओवरऑल परफॉर्मेंस, कौन सी टीम आपको बेहतरीन लग रही है इस वक्त? देखिए हम लास्ट टाइम कह रहे थे कि कराची किंग्स जो है वहाँ पर सपोर्ट नहीं करती कराची किंग्स को लोग जो हमारे वहाँ के हैं, और कराची में मैचेस नहीं रहने चाहिए। और मुझे लगता है कि कल वहाँ पर जिस तरह से मैच कराची किंग्स ने जीता, आउटस्टैंडिंग मैच जीता है। टॉप ऑर्डर में अगर आप देखें तो 142 रन की पार्टनरशिप लगी है 2 बैटर्स के दरमियान। गुलजिस्तान ने जो है स्ट्राइक विकेट करी, आउटस्टैंडिंग किस्म की जो शॉट्स खेले उन्होंने। तो वहाँ से मोमेंटम में देख रहा था कि सलमान इकबाल जो है वो बड़े खुश नजर आ रहे थे कराची के डगआउट में, और उनके जो सपोर्टर्स थे वो भी उनके साथ आए हुए थे। तो लोगों ने कहा कराची वाले जो है वो मैच देखने नहीं आते। मुझे लग रहा है अब कराची की टीम जिस तरह जीत रही है तो काफी क्राउड जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा हमें। ग्राउंड पर लास्ट इतना क्राउड नहीं आता था क्योंकि वो टीम हार रही होती थी। तो होम कंडीशंस, होम क्राउड का एडवांटेज जो है वो कराची किंग्स ने उठाया है। कोटा की अगर टीम देखें तो वो भी बैलेंस साइड टीम है और जहाँ पर वो एक मोमेंटम बना के रखी है। तो मेरे ख्याल में 2 टीमें फैक्टर ऐसी हैं जो लास्ट ईयर जो है वो इतना अच्छा नहीं खेली थी, मगर इस दफा वो कम बैक करके आ रही है। टॉप टीम्स मुल्तान सुल्तान हो गई है, उनको टीमों को हरा रही है। तो मेरे ख्याल में वो काफी पूरी उम्मीद है कि इस तरह इस सीजन टाइम में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगी।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उस्मान, हम लोग डिस्कस करते हैं कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान। सबसे पहले तो जब उस गेम के ऊपर नज़र ही जाती है तो रिजवान की इनिंग्स सामने आती है, क्योंकि फ्रंट से लीड कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने खूबसूरत जो है वो इनिंग्स खेली है, क्या कहेंगे इसमें से 10 में से कितने नंबर आपकी तरफ से मिलेंगे उन्हें? आई थिंक 10 आउट ऑफ 10 इनिंग्स बनती है उनकी, क्योंकि सेंचुरी T20 के अंदर करना कोई आसान काम नहीं है और बेहतरीन इनिंग्स खेली है और उन्होंने अपनी टीम का जो स्कोर था वो भी 200 प्लस तक लेके गए और ये सबसे बड़ा टारगेट है विनिंग स्कोर था बिल्कुल। और इसके अंदर कुछ बॉलर से गलतियां हुई हैं मुल्तान सुल्तान के, और वो उस तरह से जिस तरह मोमेंटम उनका बन गया था, शुरू में 4 आउट उन्होंने कर लिए थे 79 रन पे कराची के, और उसके बाद दबाव नहीं बना सके, खुशदिल शाह को आउट नहीं कर सके, और फिर जेम्स विज ने जिस तरह से धुआंधार इनिंग्स खेली तो वो उन्होंने मैच का पांसा पलट दिया। तो ओवरऑल रिजवान पर काफी दबाव भी था, उन पर तनकीद बहुत हो रही थी और उनको T20 की जो पाकिस्तान टीम है उससे ड्रॉप भी किया गया था हाल ही में, और ये उनके लिए एक चैलेंजिंग मैच था और उन्होंने इसमें साबित किया है कि वो अभी भी T20 के बेहतरीन क्रिकेटर हैं और सेंचुरी करना कोई कम या कोई आसान काम नहीं है। ऑलराइट जी, ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में वापस। अभी डिस्कस हम लोग कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान को ही करेंगे, हमारे साथ रहिए। PSL X जोरों शोर से जारी है। अभी तक हमने डिस्कशन की पेशावर वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स की, अब हम बात करेंगे कराची किंग्स बा मुकाबला मुल्तान सुल्तान। एक सैड चीज जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, नो डाउट कराची की परफॉर्मेंस वाज आउट क्लास, लेकिन कराची का स्टेडियम बिल्कुल खाली था। तो आई थिंक कराची के लोगों को अब अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में बार बार रिक्वेस्ट करते रहे हैं, लेकिन आई गेस पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, अब तो इज्जत का सवाल है, कराची के लोगों को निकलना चाहिए। अब तो अच्छी परफॉर्म भी कर रही है कराची किंग्स, अब तो निकल आना चाहिए, अब तो उनका राइट है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। यासिर भाई, रिजवान की परफॉर्मेंस के ऊपर हमने बात की, क्या गलतियां की, क्योंकि स्कोर तो इतना अच्छा सेट कर दिया था। उस्मान मेंशन कर रहे हैं कि बॉलर्स की तरफ से गलतियां हुई हैं। आई थिंक विकेट बहुत अच्छा था कराची का, हार्ड डेक जिसे कहते हैं ना वो था, और कराची में जब हार्ड डेक हो और ऊपर घास हो फिर बॉल ऊपर आता है, बल्ले पे आता है। तो हमने देखा जेम्स विंस ने जो क्वालिटी इनिंग्स खेली है, वहाँ पे कोई और होते उनकी जगह तो शायद कराची की टीम 170-80 में ढेर हो जानी थी। 4 आउट कर दिए थे 79 पे और एक मोमेंटम बन गया था मुल्तान सुल्तान का। और वहाँ से जो जेम्स विंस ने इनिंग खेली है, आई मीन ऐसी इनिंग्स बहुत कम देखने को मिलती है T20 में, जब आप चेस कर रहे हो और आपको पता है कि यार बॉलर्स भी तेज़ हैं और आप एक फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं। मतलब काफ़ी सारी जो चीज़ें थी ना, इसमें चैलेंजेस थे। पहला मैच खेल रहे थे वो पाकिस्तान में, ऑल दो वो पाकिस्तान में पहले परफॉर्म कर चुके हैं, इससे पहले भी PSL में बहुत अच्छे परफॉर्म हैं, उनके पास टाइम बहुत है, शॉट्स जब खेलते हैं। सारी चीजें ने बुरी गेम नहीं खेली। सबसे अच्छी बात, अंडर प्रेशर उन्होंने गेम को कैरी किया। अच्छा, हम अभी सबसे पहले ना रिजवान की बैटिंग की कुछ झलक दिखाते, फिर हम आपसे भी तज्जिया लेंगे। रिजवान की बैटिंग जी। And a dispatch by... He's broken the shackles. Is there? That's gone over the top. That's 6 run. Gates chops that down. Back, they turn. He's coming back. The big dive, and there's 3 figures. What a fine performance from him. It's his 3rd 100 in T20s, and he's second in the... रिजवान की खुशी देख के ना खुशी मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो जिस तरीके से जान मार रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। पहले निस्फ सेंचुरी हुई, थोड़ा सा काम डाउन हुए, फिर उसके बाद उन्होंने, अच्छा शुरू में 50 हम देखें तो थोड़ा सा स्लो उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन जब 50 क्रॉस कर गए उसके बाद उन्होंने तेज जो है ना वो शुरू कर लिया, कॉन्फिडेंस गेन हो गया। लेकिन यासिर भाई, हम बाकी अगर इनकी टीम की भी सूरत हाल देखें बैटिंग के अंदर ही, तो सब ने तकरीबन अपना हिस्सा डालने की कोशिश की है। हम लोग चाहे अपने दोनों बॉयज उस्मान खान का और कामरान गुलाम का जिक्र कर लें, और मिचेल ब्रिस्वेल ने तो बहुत अच्छा जो है ना वो अच्छे तरीके से उन्होंने। सबसे पहले तो हम रिजवान की बात करते हैं, 3 फिगर्स है, इट्स ऑलवेज वेरी स्पेशल इन T20। नॉट एवरी डे आप ये वाला फिगर जो है वो अचीव करते हैं, और वाकई हाई क्वालिटी इनिंग्स थी, क्योंकि बॉल जो है टॉस जो है वो मेरे ख्याल से कराची किंग्स कौन जीता था, मुल्तान सुल्तान ही जीता कराची किंग्स ने टॉस जीता और ख़ुद बॉलिंग की। इट मीन्स कि थोड़ा सा वियर एंड टियर था, पिच का जो ग्रास थी, हार्ड पिच था, बॉल निकल रहा था। अगर आप देखें तो बॉल कैरी हो रहा था,
विकेट कीपर यहाँ पे बॉल को जो है ना वो कैरी कर रहा था। वसीम अकरम भी कहते हैं कि इतनी ग्रास कराची में पहले कभी नहीं देखी। बिल्कुल, मैं भी हैरान था, और इतनी ग्रास होने के बावजूद इतना अच्छा बल्ले पे आ रहा था। उसकी एक ही वजह हो सकती है कि जो फाउंडेशन है पिच की वो स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ड्राई है। तो रिजवान ने उसका फ़ायदा उठाया है। तो बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर हैं, वेरी क्विक ऑन फीट, प्रोएक्टिव हैं, जल्दी डिसीजन लेते हैं। ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं इनकी बैटिंग में नज़र आती हैं। तो इसीलिए कप्तानी में भी इनकी ये चीज़ नज़र आती है। उसके अलावा जितने भी बाकी प्लेयर्स थे उनके अराउंड खेले और इन्होंने 234 किया, लेकिन फिनिश बहुत अच्छा किया। अगर आप देखें तो इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। 234 करना इतना आसान नहीं है T20 में। बट उसके बाद जिस तरह कराची किंग ने उसको चेज किया तो दैट वाज नॉट आउट रहे। अच्छा, कल के मैच का मजा ही ये था कि दोनों तरफ से टीम्स खेल रही थी, दोनों जानिब से फाइट कर रही थी। तो वन साइडेड मैचेस थे अभी। एब्सोल्युटली, देखें पाकिस्तान सुपर लीग का यही स्पाइस है कि इसमें बहुत सारे मैचेस मिलते हैं जो कि नेल बाइटर्स होते हैं। एग्जैक्टली, लीग्स का मजा ही है। लीग्स का मैंने और किसी लीग में इस तरह नेल बाइटर्स वैसे बहुत कम देखे जो पाकिस्तान सुपर लीग में होते हैं। तो ये तो खैर पाकिस्तान सुपर लीग की जो है अच्छी बात है, खासा है उसका। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि जब हम लोग मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बात करते हैं तो वहीं पर जिक्र आएगा कराची किंग्स की बॉलिंग का। तो कराची किंग ने बैटिंग तो नो डाउट अच्छी की है, लेकिन बॉलिंग में क्या वजह थी? क्या बहुत अच्छे तरीके से मुल्तान सुल्तान गेम को लेकर चल रहा था, खासतौर पर रिजवान, या बॉलिंग ऑर्डर पे काम करने की जरूरत है कराची किंग्स की? आई थिंक देखें, जिस तरह से बैटिंग तो स्ट्रेंथ देखी बड़ी अच्छी है इनकी, और जिस तरह से विंस ने खेला, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। मगर बॉलिंग में आप जब बैटिंग कर रहे हैं कुछ ऐसी मिलेंगी कराची में तो ज़ाहिर होता है बॉलर्स बेबस हो जाते हैं बिल्कुल। और जब रिजवान ने पहली इनिंग में खेला, शॉट्स शुरू किए, तो लगता था कि वो साइड मैच हो जाएगा ये। मगर जब कराची ने भी दोबारा बैटिंग करी तो वो आउटस्टैंडिंग करी और पार्टनरशिप गेन करी है। मेरे ख्याल में जब पिच की बात कर रहे हैं तो हार्डनेस रहती है पिच पे, और कराची में बैटिंग पैराडाइज पिच है, नया बॉल थोड़ा सा सरफेस जो मूवमेंट करता है अंडर द लाइट्स। अदरवाइज थ्रू आउट बैटिंग पैराडाइज पिच थी जिसमें आउटस्टैंडिंग। देखें आप 142 रन की पार्टनरशिप लगी है खुशी शाह और विंस के दरमियान। यही चीज है कि बॉलिंग स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होती रहेगी, मगर अभी एक दो मैचेस मैंने बताया शुरू में जिस तरह से चल रहे हैं तो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा अपने बॉलर्स को, क्योंकि T20 फॉर्मेट ऐसा ही होता है कि आप उसमें जो 235 रन आपने किए तो वो चीज हो जाते हैं। तो नेवर नो, आपको एज ए कैप्टनसी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करना पड़ता है कि अपने बॉलर्स जो है आपके पास ऑलराउंडर भी खिलाने हैं, अपने मेन बॉलर को यूटिलाइज करवाना है। तो ये पिच पे डिपेंड करता है कि क्या पिच किस तरह से खेलेगी। कोई गलती आपको नजर आई बॉलिंग ऑर्डर में? देखिए अभी तो मोमेंटम बना हुआ डगआउट में जो है ऑलमोस्ट 18 से 17 प्लेयर्स होते हैं हर टीम के पास PSL की। मगर जब बैटिंग में शॉट्स ऐसे लग रहे होंगे तो बॉलर बेबस हो जाता है। उसमें ये कि वेरिएशन चाहिए होता है आपको, चेंज ऑफ पेस अगर आप करें। जैसे अबरार देखें बॉडी से दूर बॉलिंग कर रहे थे कोटे की तरफ से और उनको विकेट्स भी मिली हैं। तो यही चीज है कि आप एक दो मैचेस में भी कैप्टन जो है अपनी स्ट्रेंथ देख रहा है, और जो भी लर्निंग चीजें होंगी वो सीखते रहेंगे 2-3 मैचेस में। उसके बाद जो टॉप बॉलर्स हैं वो उभर के सामने आएंगे इस लीग में। अच्छा उस्मान, जेम्स विंस को हमने काफी अप्रिशिएट किया। इसके साथ खुशदिल शाह ने 4 छक्के 5 चौकों के साथ जिस तरह से पूरी पार्टनरशिप को मेंटेन किया, इसको कैसे देखेंगे आप? आई थिंक बड़ा क्रूशल रोल था खुशदिल शाह का, क्योंकि जिस नंबर पर आकर वो खेल रहे थे 6ठे नंबर पर, उस टाइम दबाव में थी किंग्स, और उस वक्त अगर खुशदिल शाह अगर जल्दी आउट हो जाते तो मैं नहीं समझता कि कराची किंग्स वहां से मैच जीत सकती थी। तो जिस तरह से जेम्स विंस ने इनिंग्स खेली, उसी तरह खुशदिल शाह की जो इनिंग्स थी वो भी 10 आउट ऑफ 10 ही मैं कहूंगा, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप से ही कराची किंग्स ने इतना बड़ा स्कोर आसानी चेज कर लिया। और बॉलिंग के अंदर भी अच्छी बॉलिंग की और साथ में ऑलराउंडर हैं तो साबित किया उन्होंने कि वो इस पोजीशन पर आकर लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, छक्के लगा सकते हैं, और 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है। तो लाजवाब कर दिया। फैंस को भी पैसे वसूल हुए हैं जो कराची के स्टेडियम में आकर मैच देख रहे थे, और जो लोग नहीं आए उनको इनिंग्स काफी मिस उन्होंने की होगी। और मैं यही कहूंगा कि कराची वालों जाग जाओ, मैचेस देखने आओ, ये PSL है हमारा क्रिकेट। परफॉर्मेंस के बाद आएंगे कराची वाले? आना चाहिए जी, आना चाहिए। मैं तो ये इस चीज पर बड़ा पुरुमीद हूं कि वो आए, क्योंकि अब कराची किंग्स जीत रही है। ऐसा नहीं है कि कराची किंग्स हार रही है, अब जीत रही है तो हमें उनको सपोर्ट करना है और PSL को सपोर्ट करना है और पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करना है। आए और आके मैचेस देखें। लेकिन अभी रावलपिंडी के अंदर भी मेला सजना है, फिर लाहौर के अंदर भी मेला सजना है, तो PSL की जो रौनकें हैं वो ऐसे ही बहाल रहेंगी और चलती रहेंगी, चाहे वो आप टीवी पर देखें चाहे ग्राउंड में देखें।
लेकिन मजा जो है वो ज्यादा ग्राउंड में ही है, तो ग्राउंड में जरूर जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा उस्मान, कल आप जिक्र कर रहे थे टिम सैफर्ड का भी, उनसे भी उम्मीदें थी जिस तरीके से डैरिल मिचेल शुरू में परफॉर्म नहीं कर सके। शुरू के मैचेस हैं, अभी तो किसी को हम इतना जज भी नहीं कर सकते, इतना ऑब्जर्व ही हम लोग सिर्फ कर रहे हैं कि कैसी उसकी शुरू के मैचेस में परफॉर्मेंस चल रही है। ओवरऑल टीम की हम चाहे जिक्र करें या किसी सिंगल एंटिटी की बात करें, टिम सैफर्ड और डेविड वार्नर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। स्टार्ट के ओपनिंग जो थी वो कुछ जमी नहीं, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर और फिर आगे हम लोग देखते हैं तो बॉयज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक नजम, इसमें अगर आप देखें तो 3 ओवर्स में जो कराची किंग्स का स्कोर था वो 44 के करीब पहुंच चुका था और पहली विकेट 44 रन पर गिरी थी और टिम सैफर्ड ने 16 गेंदों पर 32 स्कोर किए थे। तो स्कोर उन्होंने कम नहीं किया और ये आगाज था जिस तरह का कराची को जरूरत थी उस आगाज की, और रिस्की क्रिकेट खेलनी थी दोनों को। और वार्नर एक एंड पे जरा थोड़ा स्लो खेल रहे थे, उन्होंने एक आधी बाउंड्री लगाई है, लेकिन टिम सैफर्ड जिस तरीके से लंबी हिट्स लगा रहे थे तो उनको चार्ज दिया गया था कराची किंग्स मैनेजमेंट की जानिब से, और वो रिस्क जो था वो उनका कामयाब रहा, क्योंकि शुरू के जो 6 से 7 ओवर थे उसमें कराची ने तकरीबन 9 के रन रेट से स्कोर कर लिया हुआ था। तो वो दबाव जो था मुल्तान सुल्तान के ऊपर से वो हट नहीं रहा था, चाहे वो दूसरी एंड से मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर्स थे वो विकेट भी ले रहे थे, लेकिन जो रन रेट था उनका इनिंग्स का वो मेंटेन था, जिसकी वजह से आगे जेम्स विंस और खुशदिल शाह को ज्यादा मुश्किल नहीं उठानी पड़ी। ऑलराइट जी। आकिफ जावेद 3 विकेट्स ली हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से कराची किंग्स की। बॉलिंग ऑर्डर में अगर हम बाकियों पे जिक्र करें तो डेविड विले 0 विकेट, अच्छा माइकल ब्रिस्वेल 1 विकेट, उन्होंने भी क्रिस जॉर्डन 0 विकेट, उसामा मीर 1 विकेट और शाहिद अजीज 0 विकेट, बट 41 रन्स 4 ओवर्स एंड 3 विकेट्स। आकिफ जावेद, ये आकिफ जावेद बहुत ज़बरदस्त फाइंड है पाकिस्तान के। मेरा ख्याल है आप जिक्र करते रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और 135 प्लस पे बॉल करते हैं, 140 प्लस पे बॉल करते हैं और एक्यूरेट है। इनका पीछे वाला बॉल जो है वो भी तेज़ है, सरप्राइज करते हैं अपने बाउंसर के साथ। कल अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने विकेट्स लेके दी। मुल्तान सुल्तान को गेम में लाने वाले जो थे वो आकिफ जावेद थे, जिस तरह पहली बॉल पे शान मसूद को आउट किया, उससे पहले साइफर को उन्होंने आउट किया। तो ये 2 ऊपर नीचे जो ये बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंस होती है। T20 में इस तरह की परफॉर्मेंस होती है, मैच विनिंग होती है, क्योंकि 2 विकेटें 2 बॉलों पे अगर आप लेते हैं तो इससे ज़्यादा आप एक बॉलर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। 4 ओवर्स का स्पेल है और T20 है। मेरे ख्याल से आप देखें फिर अगेन आपको कहना पड़ेगा कि ऑल क्रेडिट गोज टू जेम्स विंस एंड आल्सो खुशदिल शाह। जेम्स से काफी खुश हैं आप? नहीं, उसकी इनिंग आप देखें ना, 100 अगेन जिस तरीके से आप मोहम्मद रिजवान 234 चेज कर रहे हैं, जेम्स विन 5वें नंबर पे आगे। खुशदिल को भी इतना ही अप्रिशिएट कि इसने बड़ा अच्छा, और नहीं खुशदिल शाह के लिए बिल्कुल मैं जरूर आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। आई मीन जेम्स विंस 43 बॉल्स 101 फिनिश किया है। ये खुशदिल शाह की जो है ना, ये इसके लिए जाने जाते हैं, ये उनका एक अपना वो कहते हैं ना कि इनका ट्रेडमार्क है। उन्हें बीच में क्रिटिसिज्म भी और बहुत मिला, बीच में लॉस्ट हो गए थे, बीच में एक फेज आया था कि खुशदिल शाह जो है जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको भूल गए थे। देखिए खुशदिल शाह अगर अकेले होते तो शायद ये 234 चेज नहीं हो सकता था, इसलिए मैं बार बार जेम्स विंस का नाम ले रहा हूँ। अच्छा, इरफान न्याजी जो है उनकी फील्डिंग इज प्रीटी गुड, लेकिन 1 ओवर में 2 मैचेस उन्होंने ड्रॉप किए, कैचेस ठीक है, मैचेस मिक्स हो जाते हैं। हाँ जी, मैं खुद वैसे सरप्राइज था, आई वाज वेरी सरप्राइज जब इरफान न्याजी जैसे फील्डर के पास बॉल गई। और हो जाता है, क्रिकेट है, लेकिन उनकी जो कोई मेरे ख्याल से कमी रह गई होगी जिसकी वजह से उन्होंने कैच नहीं किया। वैसे उनकी ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव, उनकी इंटेंट अच्छी होती है, शायद बॉल से नज़र हटा दिया आखिर में, क्योंकि हाँ 2 दफ़ा, एक दफ़ा आगे एक दफ़ा ऊपर। Okay. कल का मैच बहुत हाई स्कोरिंग मैच था, मज़ा भी आया मैच देखने में, इवन हाइलाइट्स देखने में बहुत हर बॉल पे तो आपकी शॉट जो है वो नज़र आ रही थी हाइलाइट्स में भी। लेकिन मुझे हम लोग आज की गेम की तरफ भी आते हैं, हमारे पास वक्त कम बचा है, लेकिन जल्दी से यासिर भाई कोई टिप्स जो आपको नज़र आई हैं, कहीं पर लैकिंग कर रही थी मुल्तान सुल्तान या कराची किंग्स, तो वो हाईलाइट करें। बॉलिंग में दोनों देखिए, इतना लंबा स्कोर हुआ है ना, 234, और 234 को चेज करने के लिए वैसे ही एक मोमेंटम चाहिए था। तो वो उस मोमेंटम को कायम करने में कराची किंग कामयाब हुई है। इससे पहले हमने देखा 160 भी इनसे चेज नहीं होता था एट टाइम्स। अगेन मैं कहूँगा कि टीम स्पिरिट इज़ देयर, और जो रहेगी
जिस टीम के पास रहेगी वो टीम जो है ये वो T20 का जो टूर्नामेंट है वो इंशाल्लाह वो खेलते रहे। अच्छा, इसी के साथ अब हम अगले मैच की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, टाइम हमारे पास क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस लाहौर कलंदर्स, एक जीती हुई टीम और एक हारी हुई टीम है। तो इस उस्मान से पहले सवाल बनता है कि पहले मायूस कुन मैच के बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है लाहौर से? आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम बदल लेनी चाहिए और कम बैक करेंगे सर। जल्दी पहले मैच के बाद ही आपने टीम बदल ली। हाँ ऐसे नहीं, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम बदलने भी नहीं देंगे क्योंकि टीम्स जो हार रही हैं उनको तो बिल्कुल नहीं बदलने देंगे। इस्लामाबाद का भी आएगा टाइम, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रिकेट है और क्रिकेट में ऐसा होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज अच्छा मैच होगा, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आज के मैच में एडवांटेज होगा क्योंकि जीत कर आ रहे हैं और जीते भी बड़े मार्जिन से, 80 रन से वो जीते हुए हैं। और उनके जो मेन चीज है, सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए थे और जो ऊपर के टॉप ऑर्डर है भरपूर फॉर्म में नजर आ रहा है। फिन एलन बेहतरीन इनिंग्स खेली, साउथ शकील ने कैप्टन इनिंग खेली, फिर नीचे जो मिडल ऑर्डर था, जो ऊपर के टॉप ऑर्डर के तीसरे बल्लेबाज थे हसन नवाज, उन्होंने भी बेहतरीन बैटिंग की। तो लाहौर के लिए मुश्किलात हो सकती हैं अगर दोबारा से उनको बॉलिंग करने का मौका मिल गया और इसी तरह से अगर लंबी पार्टनरशिप लग गई तो स्कोर फिर शायद ज्यादा हो सकता है, क्योंकि रावलपिंडी की पिच बहुत फ्रेंडली बैटिंग पैराडाइज होती है ये। और शाहीन आफरीदी को अच्छी कैप्टनसी करने की जरूरत होगी। आसिफ आफरीदी उनके पास एक अच्छे इम्पैक्ट स्पिनर हैं और पिछले मैच में भी उन्होंने अर्ली विकेट लेके दिया था लाहौर कलंदर को। और अगर इसी तरह ही 2-3 विकेट्स ऊपर से ले लेते हैं लाहौर कलंदर की टीम तो मुझे लगता है कि आज लाहौर कलंदर मैच जीतने में भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन बैटिंग के अंदर काफी बड़ी साइन है लाहौर के जो बल्लेबाज हैं उनको जरा देख कर खेलना होगा। फखर जमान इम्पैक्ट प्लेयर है लेकिन में नहीं है, पहले मैच में जल्दी आउट हुए। डैरल मिचेल अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने भी चैंपियंस ट्रॉफी में काफी रन्स किए न्यूजीलैंड के लिए। सिकंदर रजा भी बेहतरीन ऑप्शन है और मैं समझता हूँ अच्छा मैच होगा। पहला मैच था और शायद नर्व्स भी होती हैं, कुछ प्लेयर्स अंडर प्रेशर होते हैं। आज एक अच्छी क्रिकेट शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगी। जरूर। अच्छा हसन भाई बताइएगा कि क्या लाहौर कलंदर्स को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, खास तौर पर इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए कि अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले बैटिंग के लिए आ जाता है? बिल्कुल, देखिए इंपॉर्टेंट तो है उनके लिए और कोयटा ने जिस तरह से अपना मैच जीता आउटस्टैंडिंग, वो साउथ शकील कैप्टनसी बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। फिन एलन टॉप बैटर अभी तक आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग देते हैं, मगर एक तरफ जो है लाहौर कलंदर की हमने पहले बताया कि हाइप इतनी क्रिएट होती है, बहुत ज्यादा उनकी जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उनके प्लेयर्स बड़े लेजेंडरी प्लेयर पास में खेलते रहे, करंट भी खेल रहे हैं। फखर जमान एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे क्योंकि 104 छक्के लगा चुके हैं प्रो PSL में, मगर उनको एक इनिंग खेलनी पड़ेगी दोबारा। 50 ओवर में देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डबल सेंचुरी की हुई है, बेतहाशा उनके रन है इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो जब वो क्रीज पे खड़े होते हैं तो वन साइड मैच कर देते हैं, तो उनकी इनिंग जहां पर अच्छी चलेगी, टॉप ऑर्डर अच्छा होगा लाहौर के अंदर का, वहाँ एक लंबा टारगेट सेट करने में वो कामयाब होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैच में देखा कि कैचेस जो है वो मिस किए और कैचेस छोड़े, हारिस से कैच छूटा सलमान अली आगा इस्लामाबाद के अगेंस्ट। तो कैचेस का फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको कैचेस अगर पकड़ नहीं पड़ेंगे और जहां पर आप कम से कम टारगेट जो है वो दे सकते हैं अगली टीम को, तो मेरे ख्याल में 140 रन से आप T20 में नहीं जीत। ठीक है। अच्छा यासिर भाई, आपके ऊपर आपकी नज़र होगी, अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो बैटिंग में आप किसकी बैटिंग को जो है ना वो समझ रहे हैं कि आज दोबारा से अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है? देखिए क्वेटा ग्लैडिएटर अच्छा मैच खेले, पहला मैच फॉर्म में नज़र आए, उनका कप्तान जो है वो कैप्टनसी, यस ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और उन्होंने अपनी गेम में एक इनोवेशन नज़र आई है, जिस इनोवेशन की आप बात कर रहे थे साउथ शकील की गेम में एटलीस्ट वो नज़र आई है, कप्तानी में भी नज़र आई है। जब उन्होंने पेशावर ज़ल्मी पे प्रेशर डाला, इट मीन्स के टैक्टिकली जो वीकनेसेस बाबर आजम से जो गलतियां हो रही हैं, टैक्टिकली वो गलतियां साउथ शकील ने नहीं की, जिसकी वजह से वो इस गेम में रहे। प्रोएक्टिव हैं, स्मार्ट मूव्स करते हैं, ठीक है, और ऐसा ही कप्तान जो है वो T20 में वो कामयाब होता है कि जो प्रोएक्टिव हो और स्मार्ट मूव्स करे। जिस तरह हमने रिजवान को देखा ओवर द ईयर, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन। उसकी वजह ये है कि वो एक बॉलर पे रिलाई नहीं करता या एक प्लान पे नहीं रहता। जिस तरह मेरे ख्याल से अभी मेरे ख्याल उस्मान ने ये बात की थी कि बाबर आजम एक ओवर जब करवाते हैं तो दूसरा ओवर भी करवाते हैं, कंपनसेट करते हैं उसे, तो ओवर कंपनसेट हो जाता है इस तरह कि आप चांस देते हो, ठीक है आप चांस उसे दें, ज़रूर दें, लेकिन टाइम आने पे दें। अच्छा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स में ही एक नाम फ़हीम अशरफ, चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका नाम डिस्कस होता रहा, फ़हीम अशरफ को कहाँ पर रेट करते हैं आप? देखिए फ़हीम अशरफ इज़ वेरी यूज़फुल क्रिकेटर और ये इन्होंने प्रूव किया है, ठीक है,
आपकी परफॉर्मेंसेस कभी अच्छी होती है कभी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली जब भी पाकिस्तान टीम में उनसे एक्सपेक्टेशन हुई है उन्होंने नहीं किया, बट इट डजंट मीन कि ही डजंट हैव एन एबिलिटी। ठीक है, उनके पास एबिलिटी है। उन्होंने अभी भी न्यूजीलैंड में रन्स किए आई गेस, और उससे पहले भी उन्होंने न्यूजीलैंड में रन किए। मुझे याद है इन्होंने एक दफ़ा PSL में भी मैच जिताया कोई पिंडी स्टेडियम में। तो उनके पास एबिलिटी तो है, जस्ट डिपेंड कि उनकी फॉर्म कैसी है। अगर उनकी फॉर्म अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो वो ज़रूर परफॉर्म करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगा कि लाहौर कलंदर के जो प्लेटिनियम और डायमंड के पिक्स हैं, ठीक है, ये ग्रेट, सुपर्ब, दे आर वेरी मच गुड। और अगर आप देखें तो यही वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करना है तो लाहौर कलंदर जीते हैं। हाँ। अगर आप फ़खर जमान को देखें तो ही इज एक्स फैक्टर। शाहीन को देखें, एस बॉलर, पेस बॉलर, स्पेशली कैप्टेंसी में उनको, कैप्टेंसी में उनका बॉल जगह पे गिरना बहुत जरूरी है। डेरिल मिचेल, हमें पता है कि वो न्यूजीलैंड के लिए कितने इफेक्टिव प्लेयर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड को ओवर द इयर्स वो जिता रहे हैं। वो इनफैक्ट आप डायमंड कैटेगरी में चले, बॉलर्स में हारिस रऊफ को देख लें। हारिस रऊफ भी चलेंगे तो हारिस रऊफ यहाँ पे ये शाहीन और हारिस एक दूसरे को, और गोल्ड वाले का तो मैं कहता हूँ इनको तो ना मैं कहता हूँ बेहतरीन अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रजा। आप देखें इनके बहुत यूटिलिटी क्रिकेटर है, साथ में बॉल करते हैं, बल्ले के साथ रन करते हैं। अब्दुल्ला शफीक, फिर गोल्ड में आप आ जाए, मेरे ख्याल से बेस्ट डेविड विज़े सिल्वर में है, लेकिन जमान खान को आप भूल गए। जमान खान भी जो है इनके गोल्ड में वो है, क्या कहते हैं, मैच विनर है। तो इनके पास भी ऑप्शंस बहुत 40 सेकंड लेफ्ट। अच्छा, शॉर्टली बता दें कि पिंडी की पिच के हवाले से क्या डिसीजन होना चाहिए आज के मैच के लिए? आई थिंक पहले बैटिंग करनी चाहिए और प्रेशर में लेके आना चाहिए। जो भी खेले पहले खेले, पहले बैटिंग करें। ठीक है, तो जो भी मैच जीतेगा, हमारे पास टाइम कम बच गया, इसलिए प्रेडिक्शन की तरफ हम लोग नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अच्छी क्रिकेट देखने को मिले वही होप्स हो। और कल मुलाकात होगी क्वेटा ग्लैडिएटर्स लाहौर के अंदर। बेस्ट ऑफ लक। और खास तौर पर हमारे इस पैनल में एक उस्मान है, उनकी टीम है लाहौर के अंदर, तो उनको भी बेस्ट ऑफ लक। या डेफिनेटली मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।